Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. I'm sorry for the noises of birds. Uh, in this video, I'm going to cover the subordinate codes, the 36th chapter, and this is 36.4. So before this, I would say if you have not seen my previous videos, then go to the playlist and check all the videos. And also there is a separate series available for economics for UPSC or civil services examination, any state you are preparing, state civil services examination. Indian economy series, for that series I have taken reference from Ramesh Singh book, so that is also important one. And PDF is also available so that you can take the PDF as a note and revise it multiple times. And इसका भी मैं PDF at the last I will be providing, लास्ट में दे दूंगा, तो आपको नोट की चिंता नहीं करनी है. एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, नोट्स एक्सेट्रा एवरीथिंग. सो लेट्स बिगिन. चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. बेसिकली इसमें थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है लोक अदालत का, जो कि परमानेंट लोक अदालत हो गई हैं. इनको अमेंड कर दिया गया था. पहले ये परमानेंट नहीं हुआ करती थी, टेम्परेरी नेचर की थी, लेकिन अभी इनको अमेंड कर दिया गया था 2002 में और ये परमानेंट हो चुकी हैं. और इसके बाद फैमिली कोर्ट भी कवर कर दूंगा इसी वीडियो में, ताकि आपको एक ही वीडियो में मल्टीपल कंटेंट मिल जाए. और अगले वीडियो में इस सबऑर्डिनेट कोर्ट को कवर कर लेंगे पूरा. तो यहाँ पे देख सकते हो परमानेंट लोक अदालत. सो व्हाट इज द बैकग्राउंड? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में आई थी, और इसी के बाद नालसा वाला था. नालसा के बाद फिर नालसा में प्रोविजन था कि लोक अदालत बनाया जाएगा. लोक अदालत काफी सक्सेसफुल रहा. इसके वजह से एक रिक्वायरमेंट देखी गई कि इसको अमेंड कर देना चाहिए, और अमेंडमेंट हो गया 2002 में, ताकि इसको परमानेंट कर दिया जाए. ठीक है, फॉर केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये ओनली परमानेंट हुआ है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का क्या होती है? वैसी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और आपको उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उससे रिलेटेड आप कोई केस करना चाहते हो गवर्नमेंट की सर्विसेज से. जैसे कि मान लीजिए कि महानगर विद्युत योजना से आप कुछ लाभ ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, और वहां पे कुछ डिस्प्यूट हो गया आपका, या फिर कुछ हॉस्पिटल से सर्विसेज लेने गए हो, डिस्पेंसरी से सर्विस ले रहे हो, कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको जाना है न्यायालय में, तो आप लोक अदालत में जा सकते हो फॉर दिस रीजन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. ठीक है, वाटर वगैरह एक्सेट्रा. तो इसमें रीजन क्या है कि इसको लोक अदालत को परमानेंट बनाना पड़ा? तो रीजन ये था कि सबसे पहला रीजन तो ये था कि लोक अदालत सक्सेसफुल रहा. इट प्रूव टू बी इफेक्टिव फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्सिलिएशन. तो ऐसा देखा गया कि सक्सेसफुल है. एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था कि लोक अदालत अगर पावर दे दिया जाए टू डिसाइड द केसेस ऑन द मेरिट इन केस पार्टीज फेल टू अराइव एट एनी कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ डिले कैन बी सॉल्व. तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ये था कि जो लोक अदालत बन तो गई थी, लेकिन क्या होता था कि जब सुनवाई होती थी पार्टीज ही नहीं आती थी, वहां पार्टीज अवेलेबल नहीं होती थी. इस वजह से जिस रीजन से बनाया गया था लोक अदालत, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके और कंसिलिएटरी भावना से एमिकेबली डिसीजन आ जाए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, डिले होता जा रहा था, पार्टीज आती ही नहीं थी. तो एक रिक्वायरमेंट देखा गया कि परमानेंट बॉडी बना दिया जाए, ताकि ये अगर पार्टी नहीं भी आए तब भी न्यायालय जो है, लोक अदालत जो है, वो डिसीजन दे सके. तो ये एक रिक्वायरमेंट देखी गई. थर्ड जो रिक्वायरमेंट जो दिखी वो थी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं, उसके जो केसेस होते हैं, अगर जैसे कि महानगर टेलीफोन एक्सचेंज निगम लिमिटेड किससे केस है, दिल्ली विद्युत बोर्ड, ये सब जो अर्जेंट नेचर की होती है, इसको अर्जेंटली सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हालांकि ये पेटी नेचर की होती है, बहुत मामूली नेचर की होती है, बट ये सेटल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत ही अर्जेंट नेचर की होती है, लेकिन बहुत वेटेज नहीं होता है इनका. इस वजह से ऐसा देखा गया कि नॉर्मल कोर्ट में जाने से अच्छा है कि डिले वगैरह से बचने के लिए कि लोक अदालत को ही परमानेंट कर दिया जाए, ताकि कोई पार्टीज अगर नहीं भी आती हैं तब भी डिसीजन ये न्यायालय दे सके. ठीक है, तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए फीचर क्या रहा इस लोक अदालत का जो परमानेंट हो गई. न्यू जो मतलब आफ्टर 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो परमानेंट लोक अदालत आई, उनका फीचर क्या है? तो इट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, जो कि
हु इज और हैज बीन ए डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो, लेकिन रैंक जो है उनका डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर रहा हो, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। एंड साथ में इनके 2 अदर पर्सन्स रहेंगे, 2 अदर पर्सन्स हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो 1 + 2 3 लोगों का मेंबर, और डिसीजन जो होता है वो मेजोरिटी पे होता है, मतलब 2 लोगों ने सहमति दे दी, एक ने अगर डिसएग्री भी किया तब भी डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट है इट्सेल एक्सरसाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द परमानेंट लोक अदालत। तो परमानेंट लोक अदालत शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 or more पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ऐसा नहीं कि एक ही के लिए, 1 या एक से ज्यादा के लिए कर सकते हैं। एंड जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, मतलब कितने अमाउंट तक का मामला ये देख सकती है, तो इट शैल बी अप टू ₹10 लाख, जो भी 10 लाख के विद इन तक देख सकती है। लेकिन एक पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर सकती है, टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक बार लिमिट तय कर दिया तो कभी इंक्रीज नहीं होगा, इसमें रिवीजन आ सकता है। इंक्रीज रिवीजन में डिक्रीज नहीं हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ये मैक्स लिमिट। ठीक है, एंड शैल हैव नो जुरिडिक्शन ऑफ एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। तो ऐसा कोई मान लीजिए केस हो जाता है जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, तो ये इसको खुद से डिसाइड नहीं कर सकती है। मतलब हर जो कोई मैटर, कोई इशू, कोई केस बनता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लॉ होता ही है। अगर मान लीजिए कोई नई नेचर का कोई इशू बन गया जिसमें लॉ ही नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी के लैंग्वेज में नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल नेचर की होती है, वैसे पे जो परमानेंट लोक अदालत है वो डिसीजन नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है, बिफोर द डिस्प्यूट इज ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी पार्टी, एनी पार्टी टू दैट डिस्प्यूट मेक एन एप्लीकेशन फॉर परमानेंट लोक अदालत फॉर रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट के लिए कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार कोर्ट में नहीं जाके और आप लोक अदालत में चले गए, परमानेंट लोक अदालत में फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड आप कोई भी पार्टी हैं, आपको फिर दोबारा राइट नहीं मिलेगा कि आप जाके फिर कोर्ट में भी वही मैटर रेज करें। सेम मैटर कैन नॉट बी रेज्ड इन अदर कोर्ट्स। एक बार आपने अगर लोक अदालत में उस मैटर को रेज कर लिया तो। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट एंड सबमिट देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि जैसे परमानेंट लोक अदालत के पास कोई केस आ गया और दोनों पार्टीज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, पार्टीज दोनों भी अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, एक सेटलमेंट प्लान बनाएगा और पार्टीज को सबमिट करेगा कि ठीक है, आपका हमने सुन लिया और आप हमारे हिसाब से ये सेटलमेंट आपका प्लान होना चाहिए। अगर ये पार्टीज मान जाती हैं तो डिस्प्यूट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पार्टीज नहीं आई हैं, पार्टीज आई ही नहीं है, पार्टीज दोनों अब्सेंट हैं, तब भी जो परमानेंट लोक अदालत है वो भी, तब भी उस केस में भी, पार्टीज नहीं आने के केस में भी डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है ऑन द मेरिट। तो ऐसा है कि दोनों केसेस में हो सकते हैं, एक तो पार्टी आई हो या फिर पार्टी नहीं आई हो, दोनों केसेस में भी डिसीजन हो सकता है। एंड जो भी अवार्ड होगा, जो भी डिसीजन देगी परमानेंट लोक अदालत, वो बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा, मतलब उसको लेकर आप अपील नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में कहीं नहीं जा सकते, बाइंडिंग होगा। अब जानते हैं हम लोग फैमिली कोर्ट के बारे में। तो फैमिली कोर्ट एक्ट लाके, फैमिली कोर्ट एक्ट लाके 1984 में फैमिली कोर्ट्स बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो फैमिली, जो मैरिज और या फिर फैमिली अफेयर से जो मैटर्स हुआ करते थे, वो जब नॉर्मल कोर्ट्स में जाते थे तो उस कोर्ट में उसको डील करने का जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल था, मतलब कि जो नॉर्मल मैटर आते हैं वैसे डील करते थे इनके साथ, जो फैमिली मैटर या फिर मैरिज से रिलेटेड है। और ऐसा देखा गया कि ये जो मैटर्स होते हैं ये थोड़े अलग नेचर के होते हैं, मतलब यहाँ पे रिकंसिलिएशन का ज्यादा जरूरत होता है, काउंसलिंग का ज्यादा जरूरत होता है। जो नॉर्मल केसेस होते हैं जहाँ पे जमीन से रिलेटेड या फिर कोई दूसरा विवाद हो जाए, उससे अलग नेचर की होती है। तो ये देखते हुए कि इसमें कहीं ना कहीं कंसिलिएशन की ज्यादा जरूरत होती है और ये मैटर्स जल्दी सॉल्व होने चाहिए, इसमें स्पीडी सेटलमेंट होना चाहिए, फैमिली कोर्ट एक्ट लाकर 1984 में फैमिली कोर्ट्स का प्रोविजन किया गया फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि रीजन क्या है। भाई रीजन तो मैंने अभी क्लियर कर ही दिया। वैसे लॉ कमीशन ने
अपने 59th रिपोर्ट जो कि 1974 में आया था उसमें स्ट्रेस किया था, उसमें ये भार डाला था इस बात पे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए फैमिली से रिलेटेड मैटर्स में, जहाँ पे मैरिज या फैमिली अफेयर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग्स में जो लोग फॉलो करते हैं कोर्ट में उससे अलग होना चाहिए। इनके इस स्ट्रेस पे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसको अमेंड किया गया था 1976 में, और स्पेशल प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया था फॉर द मैटर रिलेटेड टू द मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। बट इसको भी बाद में ऑब्जर्व किया गया कि लेस यूजफुल रहा ड्यू टू कोर्ट्स अपने रिजिडिटी पे अड़े रहे और अपना ही लगाने लगे और कंसिलिएशन पे कम ध्यान देते थे और नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते थे। इस रीजन से भी फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में लाके फैमिली कोर्ट बनाई गई। दूसरा जो रीजन था वो बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव या फिर रीजंस इसके क्या हो सकते हैं, तो टू क्रिएट ए स्पेशलाइज्ड कोर्ट विच विल एक्सक्लूसिवली डील फैमिली मैटर्स, ठीक है, and to institute a mechanism for conciliation of disputes in relation to the family, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, to provide an inexpensive remedy, ताकि मतलब ये सब मैटर्स फैमिली से रिलेटेड ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे बहुत खर्च भी कर होना ठीक लाजमी नहीं है, एक इनएक्सपेंसिव रेमेडी चाहिए इसके लिए, बिकॉज इसमें जो है ज्यादातर इसमें विचारों का मतभेद ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सस्ते में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। एंड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एन इनफॉर्मल एटमोसफियर, इसके लिए बेसिकली फैमिली कोर्ट्स बनाया गया। तो फीचर क्या है फैमिली कोर्ट्स का? फीचर इज टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली कोर्ट। इसको कौन बनाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप फैमिली कोर्ट बनाइए इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स, ठीक है। एंड ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि एक फैमिली कोर्ट बनाना ही पड़ेगा एवरी सिटी और टाउन में जहां पे भी पॉपुलेशन जिस सिटी की या टाउन की एक्सीड करती है 10 लाख से, 1 मिलियन से, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा अगर एक्सीड करती है तो वहां पे एक कंपल्सरी एक फैमिली कोर्ट बनाना पड़ेगा, या फिर अदर एरियाज में भी बनाया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि इट इज नेसेसरी टू क्रिएट फैमिली कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैटर्स क्या क्या डील होते हैं फैमिली कोर्ट में, कौन कौन से मैटर जाते हैं? तो इट इज बेसिकली मैट्रिमोनियल रिलीफ वगैरह से रिलेटेड, शादी हुई है उसमें आप कुछ चाहते हैं, दिक्कत हो गई है तो उसमें रिलीफ मिल सकता है आपको, इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज, मैरिज की नलिटी भी हो सकती है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, जुडिशियल सेपरेशन भी किया जा सकता है दो लोगों का, ठीक है, मैरिड है तो जुडिशियल सेपरेशन भी, डाइवोर्स, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, ये जो वैवाहिक दंपतियों का जो राइट होता है वो राइट्स को बेसिकली से रिलेटेड मैटर भी जाते हैं वहां पे, और डिक्लेरेशन एज टू वैलिडिटी ऑफ मैरिज और एज द मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, क्या वो मैरिड है कि नहीं है, द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस और ऑफ ईदर ऑफ देम, तो क्या प्रॉपर्टी है, कई बार देखते होंगे आप डाइवोर्स होता है तो प्रॉपर्टी भी दी जाती है, दोनों को सेटल किया जाता है दोनों में, डिक्लेरेशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, गार्जियनशिप ऑफ पर्सन्स और कस्टडी ऑफ एनी माइनर, ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो लोग गए वैवाहिक दंपति हैं, इनफैक्ट बच्चे हैं उनके दो छोटे छोटे जो भी, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी कस्टडी कौन करेगा, मान लीजिए डाइवोर्स होता है तो ऐसे भी मैटर जाते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो हस्बैंड को पैसा देना पड़ता है अगर वाइफ से डाइवोर्स हुआ तो उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके चिल्ड्रन के या फिर उसके पेरेंट्स के भी। फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होता है, अब ऐसे मैटर कोई चला गया मान लीजिए फैमिली कोर्ट में, तो फर्स्ट इंस्टेंस में कोर्ट चाहती है कि एक रिकंसिलिएशन से सॉल्व कर दिया जाए या फिर सेटलमेंट से आप बिठाया जाता है दोनों को, उनकी फैमिली पक्ष को भी बिठाया जाता है, और वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जैसे कि एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर्स के कुछ लोग होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये गलत है सही है, और ट्राई किया जाता है कि रिकंसिलिएट कर दिया जाए, सेटल कर दिया जाए, मैटर को आगे ना जाए, तो फर्स्ट स्टेज में यही किया जाता है। एंड इसमें जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो काफी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, वर्बल कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली देखा जाता है कि किस तरीके के लोग हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। रूल्स ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर को काफी सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि मतलब ऐसा जो रिजिडिटी है जो कोर्ट में जाने से उससे बचा जा सके।
देन अगर मान लीजिए ऐसे में फैमिली कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और डिसीजन होने के बाद कोई पक्ष उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसके पास एक ही राइट है, ओनली वन राइट अवेलेबल ऑफ अपील विच शैल लाई टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में एक बार वो अपील कर सकता है, एक ही अपील हो सकती है, दोबारा वो अपील भी नहीं कर सकता है। तो फैमिली कोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड इनफैक्ट इसके आने के बाद बहुत सारे मैटर्स को सॉल्व किया है फैमिली कोर्ट ने, इसकी सक्सेस काफी अच्छी है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अपने, मतलब कई बार ये उस डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है जो एक्चुअली जो दो पार्टियां चाहती हैं। एनीवे बट ये काफी सक्सेसफुल रहा है एंड मेरे हिसाब से एक अच्छा सिस्टम है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। थैंक यू, बाय।